हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। बोकारो स्टील प्लांट सेल ओसीटी ट्रेनी का मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग फुल टॉपिक पे रहेगा। जो बोकारो स्टील प्लांट का एग्जाम पैटर्न है 50-50 रेशियो है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। तो इसमें हम लोग कंप्लीट टेक्निकल का 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है सेल ओसीटी के साथ साथ सीएमपीडीआई का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे यहाँ से, द पर्पज ऑफ चैपलेट इज। चैपलेट का क्या पर्पज होता है? चैपलेट जो होता है वो कोर को सपोर्ट करता है, ये कास्टिंग में यूज होता है। तो इसका राइट आंसर होगा टू सपोर्ट द कोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कंटेक्ट कैन बी इस्टेब्लिश फॉर हायर पेयर। हायर पेयर के लिए किस टाइप का कंटेक्ट होता है? तो हायर पेयर के लिए होता है पॉइंट कंटेक्ट। राइट आंसर ये हो जाएगा पॉइंट कंटेक्ट और लाइन कंटेक्ट। ओके, इसका एग्जाम्पल है कैम एंड फ्लोर। कैम एंड फ्लोर। ओके, नेक्स्ट देखिए सरफेस कंटेक्ट। सरफेस कंटेक्ट होता है लोअर पेयर। बार बार क्वेश्चन इस टाइप से आता है। हायर पेयर होता है पॉइंट कंटेक्ट और लाइन कंटेक्ट, और सरफेस कंटेक्ट होता है लोअर पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ सिंपल मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 11 सिंपल रिवोल्यूट ज्वाइंट। 11 सिंपल रिवोल्यूट ज्वाइंट है, जो कि इसको जे से डिनोट करते हैं। जे है बाइनरी ज्वाइंट, इसी को बोलते हैं जो रिवोल्यूट ज्वाइंट होता है। एंड 9 लिंक, 9 लिंक है यानी एल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मैकेनिज्म? डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसे लिखते हैं DOF, और सिर्फ एफ भी लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। ठीक है, तो आपको लिंक मिल गया और बाइनरी ज्वाइंट यानी रिवोल्यूट ज्वाइंट भी आपको मिल गया। तो एक फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू कुर्ट्जबैक क्राइटेरियन। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बाय यूजिंग कुर्ट्जबैक क्राइटेरियन। फार्मूला क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू होता है 3L माइनस 1 माइनस 2J। ये फार्मूला को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, कई बार सिर्फ फार्मूला ही पूछा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, या पूछ लेगा अकॉर्डिंग टू कुर्ट्जबैक क्राइटेरियन विच फार्मूला इज राइट, इस टाइप से, और कुछ कुछ फार्मूला दिया रहेगा। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। इस पे ये तो फार्मूला डायरेक्ट आ सकता है या क्वेश्चन आएगा। अब देखिए 3, यहाँ पे लिंक कितना है हमारा? 9 है, ये -1 कर देंगे। -2 इंटू जे जो है बाइनरी ज्वाइंट, रिवोल्यूट ज्वाइंट जो है 11 है, तो 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3 इंटू 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, और -2 इंटू 11 22 हो जाएगा। तो यहाँ जब सॉल्व करेंगे 8 3 जा 24, 8 3 का 24, माइनस 22 हो जाएगा, 24 माइनस 22 2 हो जाएगा। राइट आंसर विल बी C 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमीट्रल पिच इज इक्वल टू। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब क्वेश्चन आता है ना, तो ये जितना ऑप्शन है पाई, मॉड्यूल, यूनिटी, और ये 1/पाई है। ओके, 1/पाई। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अक्सर स्टूडेंट जो पढ़ते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं पढ़ रहे तो खैर इनको समझ में ही नहीं आएगा। जो पढ़ते हैं वो पाई और यूनिटी में गलती कर देते हैं। किसी को लगता है पाई होगा आंसर, किसी को यूनिटी, या यूनिटी के जगह पर लिखा रहता है 1 को ही बोलते हैं यूनिटी। तो याद नहीं करना है, कैसे करना है देखिए। फर्स्ट क्या है? सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच, सर्कुलर पिच होता है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, पाई D अपॉन T होता है। ठीक है, और सेकेंड है डायमीट्रल पिच। डायमीट्रल पिच, इसका फॉर्मूला होता है T अपॉन D। तो हमें क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट किसका? सर्कुलर पिच और डायमीट्रल पिच का। तो सर्कुलर
पिच जो है पाई डी अपन टी हो गया, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन गुना और डायमीट्रल पिच हो गया टी अपन डी। तो ये डी से और डी को काट दीजिए, 1 मिनट, हाँ ये डी से डी को काट दीजिए और टी से टी कट गया तो क्या बच गया, पाई बच गया। तो आंसर क्या हो गया, ये हो गया पाई। ओके, अब यूनिटी कब आता है, ये सर्कुलर पिच नहीं रहता है, इसके जगह पे लिखा रहता है मॉड्यूल। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूल एंड डायमीट्रल पिच इज इक्वल टू। अब एग्जाम में यही गलती हो जाता है कि जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं देते, दोनों क्वेश्चन आता है तो दोनों में ऑप्शन ए जो रहता है ना वो सेम ही रहता है चारों। ठीक है, तो मॉड्यूल और डायमीट्रल पिच का फॉर्मूला अगर पूछ लिया तो यहाँ पे मैं 3rd नंबर फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ मॉड्यूल का। मॉड्यूल जो होता है m, डायमीट्रल पेज का रेसिप्रोकल होता है d अपन टी होता है। डायमीट्रल पेज t अपन डी है, ये d अपन टी होता है और d जो होता है mm में होता है। ओके, तो निकाल लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, डायमीट्रल पिच इनटू डायमीट्रल पिच लिख देता हूँ पूरा, इनटू मॉड्यूल, इसका निकाल लेंगे तो डायमीट्रल पिच क्या है टी अपन डी और मॉड्यूल क्या है डी अपन टी। एक टी से टी कैंसिल हो गया, डी से डी कैंसिल हो गया, किसी को लगेगा जीरो हो गया, जीरो नहीं होता है, सब कट जाता है तो भी 1 होता है, क्योंकि 1 1 से ही तो कटता है, 1 से 1 ये 1 से 1, तो 1 अपन 1 इंटू 1 अपन 1 1 ही होता है, तो ये 1 होगा, इसी को बोलते हैं यूनिटी। अगर मॉड्यूल एंड डायमीट्रल पिच पूछेगा तो समझिए कि यूनिटी उसका आंसर होगा। इसको लिख कर रख लीजिए अच्छे से, एग्जाम में आएगा और वहां पे अगली बार से कभी भी आपको गलती नहीं होगा इसमें। ओके, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है 2s per gear 20 degree full depth involute system are transmitting motion with the gear ratio of 2. The ratio of base circle the radii of the gears would be। ठीक है, क्या पूछ रहा, द रेशियो ऑफ बेस सर्कल द रेडाई ऑफ द गियर इज, मतलब ये पूछ रहा R1 अपन R2 पूछ रहा, गियर रेशियो रेडाई ऑफ गियर ये पूछ रहा, हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गियर रेशियो जो है वो 2 दिया है और गियर रेशियो जो होता है यहाँ पे, ये आगे देखते हैं पहले। ठीक है, देखिए गियर रेशियो इसका फॉर्मूला है हमारे पास। गियर रेशियो क्या होता है, गियर रेशियो होता है N1 अपन N2, ठीक है, इक्वल टू dt अपन D1। देखिए N1 अपन N2 है, लेकिन इक्वल टू जो है उसके बाद है D2 अपन D1 इक्वल टू, जब D2 अपन D1 है तो D का हाफ जो होगा डायमीटर का आधा रेडियस होगा, तो ये हो जाएगा R2 अपन R1 भी हो सकता है, हो ही सकता है, और हमको यही तो निकालना है। तो चलिए, तो गियर रेशियो कितना दिया है, 2 दिया है, तो अगर R2 और R1 लेते हैं, ये सब छोड़ देते हैं, तो R2 और R1 इक्वल टू क्या है, 2 है। यहाँ पूछ क्या रहा, R1 अपन R2, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो इसको ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर R1 और R2 करेंगे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब होता है 1 में से आधा, 1/2 यानी आधा, यानी 0.5, तो राइट आंसर हो जाएगा A 0.5। ओके, तो गियर रेशियो जो हो गया, रेडियस ऑफ द गियर रेशियो 0.5। ओके, तो अगर आपको फार्मूला पता होता ना तो इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं होती, ये 2 देखते तो आपको पता चल जाता कि गियर रेशियो R2/R1 होता है और रेडियस ऑफ गियर रेशियो जो होता है यहाँ पे बेस सर्कल का R1/R2 होता है, तो इसको 2 को 1/2 कर देते, आंसर आ जाता। अगर यहाँ पे 4 होता तो 1/4 कर देते तो 0.25 आ जाता। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर पाते बहुत आसानी से, अगर कर लेंगे आगे, अगर फार्मूला आपको पता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लेनेटरी गियर ट्रेन इज गियर ट्रेन हैविंग, प्लेनेटरी गियर ट्रेन होता है जिसमें क्या होता है, देखिए इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, अ रिलेटिव मोशन ऑफ एक्सेस एंड एक्सिस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गियर ऑल्सो मूव द रिलेटिव टू द फ्रेम। ओके,
नेक्स्ट देखेंगे द मेथड ऑफ कास्टिंग फॉर प्रोड्यूसिंग ऑर्नामेंटल पीस आर। जो ऑर्नामेंटल पीस को प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए जो मेथड यूज करते हैं कास्टिंग में, वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो प्रेस एंड स्लश कास्टिंग का मेथड यूज करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रेस एंड स्लश कास्टिंग। ओके, नेक्स्ट है 8, मैग्नेटिक फॉर्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैग्नेटिक फॉर्मिंग जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग का। राइट आंसर हो जाएगा सी, हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन एन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस द कॉमनली यूज गैस इज। इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस में कौन सा गैस यूज होता है? तो उसमें होता है हीलियम और आर्गन। ठीक है, टीग वेल्डिंग में भी यही यूज होता है, हीलियम एंड आर्गन। क्यों होता है? टीग वेल्डिंग को ही बोलते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। क्या बोलते हैं? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। तो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग नहीं लिखकर सिर्फ इनर्ट गैस वेल्डिंग लिख दिया, टी को गायब कर दिया, टंगस्टन को, तो उसमें हीलियम और आर्गन ही यूज करते हैं। यही है इसका राइट आंसर। ओके, सेम है। 10th, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मीडियम इज यूज फॉर द फास्टेस्ट कूलिंग ऑफ द स्टील क्वेंचिंग। ओके, ये स्टील का क्वेंचिंग करते समय, ठंडा करने के लिए, फास्टेस्ट कूलिंग करने के लिए कि जल्दी से एकदम ठंडा हो जाए, तो उसमें कौन सा मीडियम जो है यूज करते हैं? हवा, एयर, ऑयल, वाटर, ब्राइन। तो उसके लिए राइट आंसर है ब्राइन। ब्राइन सॉल्यूशन होता है, इसमें स्टील को क्वेंच करते हैं, बहुत फास्ट रेट से कूल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, हु पोस्टुलेटेड द मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी जो जिनका है, जिन्होंने फाइंड किया था, वो है मिसेस हैंकी। राइट आंसर हो जाएगा डी, मिसेस हैंकी। ओके, नेक्स्ट है 12th, इन द असेंबली डिजाइन ऑफ शाफ्ट, पुली एंड की द वीकेस्ट मेंबर इज। तो शाफ्ट, पुली एंड की में वीकेस्ट मेंबर होता है, वो होता है की। राइट आंसर हो जाएगा बी, की। और जब भी डिजाइन करते हैं, असेंबली डिजाइन करते हैं, तो सबसे वीकेस्ट पार्ट को ही कंसीडर करके डिजाइन किया जाता है, कि यानी कि सबसे वीकेस्ट पार्ट जो होता है, सबसे कमजोर चीज को अगर मजबूत कर दे, जिस चीज के लिए डिजाइन कर रहे हैं उतना सस्टेन करने के लिए उसको बना दें, तो बाकी जो चीजें होता है, बाकी जो पार्ट्स होते हैं, वो ब्रेक होगा ही नहीं, क्योंकि हमने वीकेस्ट पार्ट पे डिजाइन किया है। ओके, तो वीकेस्ट पार्ट जो होता है वो की होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ अल्फा इक्वल टू हेलिक्स एंगल है और पीसी जो है उसको सर्कुलर पिच बोला है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्रेस द एक्सियल पिच ऑफ हेलिकल गियर। तो इसमें से कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है करेक्टली, सही सही बता रहा है एक्सियल पिच ऑफ हेलिकल गियर। ओके, हेलिकल गियर का एक्सियल पिच। तो ये थोड़ा सा ये प्रिंट अच्छा से नहीं हुआ है, पीसी अपन कॉस अल्फा, पीसी अपन कॉस अल्फा, पीसी अपन टेन अल्फा, पीसी अपन साइन अल्फा, ऐसा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। एक्सियल पिच हमें पता करना है। एक्सियल पिच इक्वल टू होता है सर्कुलर पिच अपॉन 10 फाई होता है, सॉरी 10 अल्फा। ओके, तो सर्कुलर पिच क्या होता है? सर्कुलर पिच दिया है यहाँ पे पीसी अपॉन 10 अल्फा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये इसका मतलब ही ये है पीसी अपॉन 10 अल्फा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन बेल्ट इज। जब बेल्ट में सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होगा तो क्या होगा? तो हार्मफुल होगा। सेंट्रीफ्यूगल अगर टेंशन होगा तो हार्मफुल क्यों होगा? क्योंकि बेल्ट का टेंशन वो इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। जब बेल्ट का टेंशन इंक्रीज हो जाएगा तो पावर ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सी सॉरी, हार्मफुल बिकॉज इट इंक्रीजेज द बेल्ट टेंशन एंड रिड्यूसेस द पावर ट्रांसमिटेड। ओके, अगर आप फार्मूला से भी देखेंगे तो वही हो जाएगा, बेल्ट का टेंशन इंक्रीज होता है तो पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो डिक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू इंश्योर सेल्फ लॉकिंग इन अ स्क्रू जैक इट इज इसेंशियल दैट हेलिक्स एंगल इज।
जब इंश्योर करना है सेल्फ लॉकिंग स्क्रू जैक में कि अपने आप लॉक हो जाए, तो उस चीज़ के लिए क्या करना है, इसेंशियल ये होगा कि हेलिक्स एंगल जो होगा वो छोटा रखना है, स्मॉलर रखना है। किससे? फ्रिक्शन एंगल से। किससे? फ्रिक्शन एंगल से। ओके, हेलिक्स एंगल को लिखते हैं फाई। हेलिक्स एंगल इज लेस देन, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूं, हेलिक्स एंगल को बोलते हैं अल्फा, सिंबल है इसका, इज लेस देन फ्रिक्शन एंगल। तो फ्रिक्शन एंगल होता है फाई। ओके, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन फ्रिक्शन एंगल, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 16, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड अपॉन। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है बताइए? तो हमारे पास फार्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, ये फार्मूला है टाउ इक्वल टू म्यू, सॉरी डी यू होगा, डी यू अपॉन डी वाई। ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला। इसमें जो टाउ होता है ये होता है शियर स्ट्रेस, ठीक है, और डी यू अपॉन डी वाई जो होता है रेट ऑफ स्ट्रेन होता है, रेट ऑफ स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है? शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ स्ट्रेन का। ठीक है, यहाँ पे विस्कोसिटी है, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है म्यू की। तो यहाँ पे है शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ स्ट्रेन, राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर इज गिवन बाय। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो होता है उसका फॉर्मूला है, ये डिवीजन में है, यहाँ भी थोड़ा एरर है। ओके, ऑप्शन में। तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ ऑफ प्रेशर होता है डो रो अपॉन डो जेड इक्वल टू होता है डब्लू, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, आपको पता है डब्लू यानी स्पेसिफिक वेट इक्वल टू होता है रो जी होता है, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं डो रो अपॉन डो जेड इक्वल टू रो जी। तो ये हो गया, राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस ऑफ ऑयल हैविंग डेंसिटी ऑफ 784 kg पर मीटर क्यूब विल द प्रेशर बी वेरी नियरली इक्वल टू 1 बार। ओके, तो इसमें क्या दिया है? डेंसिटी दिया है यानी रो दिया है 784 और पी दिया है प्रेशर 1 बार। तो 1 बार को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, क्योंकि मीटर में ऑप्शन दिया हुआ है। तो पी 1 बार में होता है 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। तो अब देखेंगे यहाँ पे रोड दिया है डेंसिटी, और क्या पूछ रहा है? व्हाट डेप्थ बिलो। डेप्थ बिलो मतलब क्या? कितना नीचे, मतलब एच पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। तो ठीक है, तो पी दिया है और रो भी दिया है, तो प्रेशर का फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर पी इक्वल टू रो जी एच, सिंपल है। तो प्रेशर दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इक्वल टू रो है 784 इंटू जी का वैल्यू होता है 9.81 इंटू एच, हमें तो निकालना ही है। 9.81 को आप अप्रोक्स वैल्यू 10 रख सकते हैं ताकि सिंपल रहेगा सॉल्व करने में। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है, अप्रोक्स जो है आंसर, वो आ जाएगा 13 मीटर। करेक्ट, 13 मीटर आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ तक आप देख लिए, आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और आगे और भी क्वेश्चन कराना है और अगर सेट चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपके एग्जाम तक जितना भी पॉसिबल हो सकेगा मॉडल क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सेट लाते रहेंगे, जो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके। तो देखिए, द स्ट्रीम फंक्शन साई इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज ऑब्जर्व फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड।
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड वेलोसिटी एट पॉइंट 1 माइनस 1? ये है x और ये y, एक्स वाई है। ओके, तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। साई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब दिया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे डी साई ऑफ 1 डी एक्स, हम लोग डेरिवेटिव करेंगे किसका, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा डेरिवेटिव, ये पावर में 3 है तो 3 सामने आ जाएगा, और एक्स का पावर 1 कम हो जाएगा, तो 3 था तो 2 हो जाएगा, और वाई जो है वो हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू डी साई अपन डी एक्स को ही बोलते हैं वी वाई। ओके, वी वाई तो 3x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 3x स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 3x के जगह पे देखिए पॉइंट है क्या है, 1 है, तो इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 3 इंटू 1 जो होगा वो हो जाएगा 3। ओके, अब फिर से एक बार डेरिवेटिव करते हैं, डिराइव करते हैं डी साई अपॉन डी वाई, यानी विथ रेस्पेक्ट टू वाई। तो x जो है, x का टर्म 0 हो जाएगा, y को डेरिवेटिव निकालेंगे तो पावर 3 है तो ये सामने आ जाएगा, और y लिखेंगे और पावर 1 कम कर देंगे, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो 3 इंटू वाई का वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए पॉइंट है -1 है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो इसी को बोलते हैं वी एक्स, किसको वी एक्स बोलते हैं, डी साई अपन डी वाई को। देखिए इसके साथ वाई से कर रहे हैं डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो इसमें है एक्स, वी के साथ एक्स के साथ कर रहे हैं तो वाई है, ठीक है। क्यों है आगे बताता हूँ और इसकी क्या जरूरत है। ये क्वेश्चन जो है पहले यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का क्वेश्चन है, उसमें आता था। उसके बाद 2-3 साल से देखा गया है कि एसएससी जेई वाले ने भी एक क्वेश्चन सेम कॉपी करके ऑप्शन सारा चीज कॉपी किया है और ये देने लग गए हैं, ठीक है। तो आगे चल के हो सकता है कि सेल ओसीटी सीएमपीडीआई बाकी भी जो पीएसयू का एग्जाम आप देने वाले हैं उसमें आ सकता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। इसके बाद क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू होता है क्या होता है, वी वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम लोग ये वैल्यू को रख देंगे, वी वाई स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और वी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये माइनस होता है, ठीक है, माइनस वी एक्स, तो ये माइनस का वैल्यू हो जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 का भी स्क्वायर, लेकिन लिखना जरूरी है, ये माइनस होता है यहाँ पे माइनस वी एक्स, ठीक है, तो लिखना जरूरी है, फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये तो पता ही इतना, 9 प्लस 9 हो गया, तो ये हो गया √18, ठीक है, √18 हो गया। अब √18 हमें पता नहीं होता है, वो पॉइंट में चला जाएगा, तो इतना हमें सोचने का टाइम, और कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं कि कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए √18 है, अगर √16 होता तो ये 4 हो जाता, ठीक है। 4 के बाद 5 का क्या होता है, 25 होता है, ठीक है, उसके बीच में कुछ होता नहीं है, तो 4 और 5 के बीच में वैल्यू आएगा √18 का, ये तो पता हो गया। तो ऑप्शन में देख लीजिए 4.24, राइट आंसर ये हो जाएगा 4.24, है सिंपल। एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे ये आ जाएगा, और इस टाइप से क्वेश्चन एसएससी जेई में हर साल पूछे जाने लगा है, तो उसके लिए तो कंफर्म करके जाएंगे, और बाकी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके लिए जरूर एक पढ़ कर जाए क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है विच फिनोमिनन विल अकॉर्स, और ये क्वेश्चन है काइनेमेटिक फ्लो का, फ्लूइड मैकेनिक्स का काइनेमेटिक फ्लो का क्वेश्चन है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, विच फिनोमिनन विल अकॉर व्हेन द वाल्व एट द डिस्चार्ज एंड ऑफ पाइप कनेक्टेड टू अ रिजर्वायर इज सडनली क्लोज। तो सडनली जब क्लोज होगा वाल्व, उस समय क्या होगा, उस समय हैमरिंग होगा, मतलब एक आवाज आएगी वहां से, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हैमरिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन देखिए, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा, राइट आंसर हो जाएगा ए।
तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों होता है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन आपको पता है कि व्हेन अ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बॉडी बी एंड ऑल्सो सेपरेटली विथ बॉडी सी, देन बॉडी बी एंड सी विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, ऐसा इसका डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन से आपको समझा देता हूँ, डायग्राम से समझा देता हूँ डेफिनेशन क्या होता है। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि कोई बॉडी एक बॉडी ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और एक बॉडी सी सेपरेट है, ठीक है, सेपरेट है, लेकिन ये भी इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो ये तीनों जो हो जाएगा, ये एक दूसरे से, ये तीनों इसके साथ ए, इसके साथ ए, इसके साथ ए, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। यानी इसका टेम्परेचर मान लीजिए 20 हुआ, तो इसका भी 20 डिग्री, तो इसका भी 20 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ठीक है। यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है बेसिकली वो टेम्परेचर के लिए जाना जाता है, टेम्परेचर मेजरमेंट। ओके, ये याद रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन में रहता है और टेम्परेचर जो रहता है वो ऑप्शन में होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, in a reversible thermal expansion process, the fluid expands from 10 bar and 2 meter cube to 2 bar and 10 meter cube. During the process, the heat supply is 100 kilowatt. The work done during the process is, ठीक है। तो इसको देखिए, पहले डाटा को समझना जरूरी होता है, न्यूमेरिकल आता है तो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है उसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू जो होता है वो हीट सप्लाई होता है, डी यू जो होता है इंटरनल एनर्जी होता है, और डेल्टा डब्ल्यू जो होता है वर्क डन होता है। ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा है? वर्क डन ही पूछ रहा है, ठीक है। एक इसमें मेन पॉइंट चीज है जो इसमें देखिए, मेन चीज क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी डी जो होता है वो 0 होता है। हो गया, बात यहीं से बन गई। और यहाँ पे हीट सप्लाई तो दे दिया है, यानी डेल्टा क्यू दे दिया है, कितना? 100, ठीक है, 100 दे दिया है। तो ये सब डाटा की तो जरूरत ही नहीं है, बस कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को दे दिया है। जब इंटरनल एनर्जी डी 0 होता है और डेल्टा क्यू दिया ही है, तो इसको 100 रख दीजिए, और ये 0 प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन इक्वल टू 100 किलोवाट। इसका मतलब क्या समझे कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको फार्मूला पता रहेगा और सिंपल बेसिक कंसेप्ट आपको पता रहेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी 0 होता है। इसका मतलब एक और चीज होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर इक्वल टू होता है वर्क ट्रांसफर, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। हीट ट्रांसफर इक्वल टू वर्क ट्रांसफर होता है किसमें? आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो हीट ट्रांसफर 100 है, तो वर्क ट्रांसफर वर्क डन भी 100 किलो वाट ही होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ हीट इंजन is supplied with 250 kilojoule per second of heat at constant fixed temperature of 227 degrees Celsius. The heat is rejected at 27 degrees Celsius. The cycle is reversible. Then the amount of heat rejected is, ओके। तो देखिए, हीट सप्लाइड है, तो सबसे पहले अगर डाटा की बात करें तो यहाँ लिख लेते हैं डाटा। तो हीट सप्लाई 250 दिया है, हीट सप्लाई मतलब Q1 इसको बोल सकते हैं या QS भी लिख सकते हैं। 250 दिया हुआ है किलो जूल पर सेकेंड। पूछ क्या रहा? हीट रिजेक्टेड पूछ रहा है, यानी Q2 हमें निकालना है। और टेम्परेचर दिया है, तो T1 दिया है 227, तो इसमें 273 को ऐड करेंगे क्योंकि हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 500 केल्विन।
और T2 जो है ये 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसको भी 273 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300 केल्विन। और टेम्परेचर को हमेशा ये सॉल्व करने से पहले केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, ये तो आपको पता होगा बेसिक, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, Q2 निकालना है। अब जब ऐसा डाटा आपको मिले, ऐसा डाटा मिले कि जिसमें हीट सप्लाई और टेम्परेचर ही दिया हो, यही दो डाटा की बात करता हो, तो उस समय हीट इंजन का, रिवर्सिबल हीट इंजन का फॉर्मूला होता है, हम लोग लिखते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन, इसका फॉर्मूला होता है Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो Q1 दिया है 250 रख दीजिए, Q2 हमें निकालना है, और T1 दिया है 500 और T2 दिया है 300। ओ सॉरी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, फिर से सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा रॉन्ग लिख दिया था। फॉर्मूला होता है Q1 अपॉन T1, मैं लिख दिया था Q1 अपॉन Q2, तो ये गलत था, वो गलत था, तो ये हो जाएगा और Q2 अपॉन T2, ठीक है। तो Q1 हमें दिया है कितना 250, T1 हमें दिया है कितना, T1 500, और Q2 तो हमें निकालना ही है, और T2 दिया है 300। तो 250 के डबल होता है 500, नहीं समझ में आया तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 25 दूना 50, 1/2 हो जाएगा। तो हमें Q2 निकालना है, तो Q2 निकालने के लिए Q2 को यहीं रखे, 300 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू 1/2, उधर लेकर गए 300 तो 300 हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 150 से कट जाएगा, हो जाएगा ना। तो राइट आंसर हो गया डी, 150 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट एनी आर्बिट्री टेम्परेचर कैन बी एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली विद द हेल्प ऑफ। तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी, क्लॉसियस क्लैपिरन इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज। इसमें भी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये डिवीजन है यहाँ पे और ये ब्रैकेट में है। ओके, तो ये इस तरीके से है, जैसे ए को अगर मैं लिखूं तो डो टी अपन डो पी और ये है एच, इस तरीका से ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या बोला, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज, तो जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट का जो फार्मूला होता है यही होता है, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट इज बेस्ड ऑन, तो ऐसा पूछेगा तो टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका आंसर होगा। इस टाइप से भी कहीं एक जगह क्वेश्चन पूछा गया था, देखा है। ओके, तो फ्रेंड्स ये अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग 25 ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन है। तो पार्ट 2 में आपको 26 to 50 क्वेश्चन मिलेगा, तो ये देखने के बाद आप पार्ट 2 भी देख सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में या वीडियो के लिस्ट में, वहाँ पे आपको मिलेगा। तो वहाँ पे पार्ट 2 में 26 to 50 क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, और ये वीडियो आपको कैसे लगी, आपको क्लास जो है, मेनली क्लास, वीडियो नहीं, वीडियो मतलब तो क्वालिटी हो जाता है, क्लास जो है पढ़ाया हुआ वो कैसा लगा ये कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, CMPDI, CLOCT, SSC JEE या फिर UPRV UNL का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे विजिट करिएगा। ट्यूटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके प्ले स्टोर का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, और वहाँ पे एक नॉमिनल अमाउंट पे करके कोर्स को, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फुल कोर्स ज्वाइन करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है, हर एग्जाम का अलग अलग टेस्ट सीरीज है, मैकेनिकल का भी टेस्ट सीरीज है, तो वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक आपके लिए सजेशन रहेगा कि जब एग्जाम पास हो, बहुत नज़दीक हो एग्जाम, तो आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज देंगे उतना अच्छा रहेगा, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन जरूर करें, कोई भी एग्ज़ाम हो। और एग्ज़ाम अगर
टाइम है एग्जाम में, 1 महीना 1.5 महीना बचा हुआ है या कम से कम 20 दिन बचा हुआ है, और आपको लगता है कि कहीं कंसेप्ट की क्लैरिटी उतना अच्छी नहीं है, या आपको टेस्ट में मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा, क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप तो बेसिक कंसेप्ट को अच्छा से क्लियर कीजिए। उसके लिए आप फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे, और बहुत अच्छे से उससे आपको प्रिपरेशन हो जाएगी एक सीक्वेंस में, कम टाइम में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।